हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो तुम स्ट्रेट लाइन को बार बार इस वजह से रिवाइज करते हो कि एक बार भी तुमने सही तरीके से रिवाइज नहीं किया होता है। तो इस वन शॉट में अपन स्ट्रेट लाइन को देखेंगे कि किस तरीके से उसको सही से रिवाइज किया जाए, किन किन चीज़ों पे अपने को ध्यान रखना है जिससे कि जेईई मेंस के क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से बन जाए। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो अपने को पता है, जैसे अगर मान लो अपने पास में कोई भी एक पॉइंट होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में कार्टेशियन सिस्टम होता है। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम बोल लो, कार्टेशियन प्लेन बोल लो, जहां पे किसी भी एक पॉइंट को अपन चार तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी वजह से इसको अपन क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, जहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यूज जो है पॉजिटिव होंगी, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव अपने पास में होता है। अब यहीं पे अगर मान लो अपने पास में कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट, फॉर एग्जांपल एक्स कोमा वाई अपन ले लेते हैं। अब इसकी अगर मान लो डिस्टेंस, जैसे देखो कैसे लोकेट करते हैं अपन कि हम एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस पे चलेंगे, फिर वाई एक्सिस में वाई डिस्टेंस पे गए, तब जाके पॉइंट मिलता है। अब इसी पॉइंट की अगर मान लो मैं तुमसे पूछ लूं कि एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो एक्स एक्सिस तो ये वाली लाइन है, इससे डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है, जो कि एक्चुअली में वाई आ जाएगी। और अगर अपन से बोल दिया जाए कि वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस इतनी है, जो कि x के इक्वल है। लेकिन यहां पे इसके साथ साथ अपन मॉड भी लगा देते हैं, क्योंकि अभी तो दिखने में हमको ये दिख रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो। उस सिचुएशन में डिस्टेंसेस कभी नेगेटिव होंगी नहीं, तो इस वजह से अपन मॉड यहां पे लगा दे रहे हैं कि कभी कोई नेगेटिव वैल्यू आए भी तो उसको ये मॉड पॉजिटिव कर दे। और अगर मान लो अपन से पूछ लिया जाए कि ओरिजिन अगर हमारे पास में, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, जिसको अपन राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी की हेल्प से सीधा सीधा निकाल सकते हैं। ये बेसिकली इसकी हाइपोटेनस हो गई, हाइपोटेनस की वैल्यू अपने पास में ये आ जाए। अब यहीं पे फिर आगे आता है कि चलो अभी तो अपने पास में पॉइंट था ओरिजिन, तो उससे डिस्टेंस निकाल ली। लेकिन अगर पॉइंट ओरिजिन ना रहे, यानी कि एक पॉइंट मान लो अपने को दे रखा है x1 कॉमा y1, दूसरा पॉइंट दे रखा है x2 कॉमा y2, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर अपने को निकालनी है, तो अपन सीधा सीधा यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो उनका डिफरेंस है उसका होल स्क्वायर कर दो, सिमिलरली y के साथ कर दो, दोनों का सम कर दो, पूरे पे रूट लगा लो। और ये आ कहाँ से रहा है, इसको भी तुम देख सकते हो कि अगर ये डिस्टेंस इतनी है, ये डिस्टेंस पूरी y2 हो जाएगी। अब हमको ये चाहिए तो मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कंसेप्ट में वही अपन किए हैं यहाँ पे। तो जैसे अपन राइट एंगल बनाएंगे तो ये वाली साइड जो इसका बेस हो जाएगी, जो कि x2 माइनस x1, और परपेंडिकुलर जो कि y2 माइनस y1, दोनों का फिर हाइपोटेनस निकाल लो, तो वही वैल्यू है ये। ठीक है, अब फिर यहीं पे आता है अपने पास में सेक्शन फॉर्मूला कि अगर मान लो अपने पास में एक पॉइंट ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, इन दोनों पॉइंट्स को एक कोई भी सी पॉइंट है जिसके द्वारा m/n के रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इस सिचुएशन में भी फिर से हम दो राइट एंगल अलग अलग बनाएंगे, और फिर BC वाली साइड और AC वाली साइड्स की लेंथ निकाल के या उसके रेशियो के बेसिस पे चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारे पास में एक ट्राइंगल हो गया और एक ट्राइंगल ये हो गया, दोनों यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल है, जिससे अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि AC और CB का जो रेशियो होगा वही AD और DE यानी कि CF वाली लाइन का रेशियो भी होगा। वही चीज मैंने यहाँ पे किया है। अब AD एक्चुअली में क्या है, दो x और x1 के बीच का डिफरेंस। ऐसे ही DE अपने पास में क्या है, DE ये वाली यानी ये वाली लेंथ, जो कि एक्चुअली में आ जाएगी x2 माइनस x का डिफरेंस, और इनको सिंप्लीफाई अगर अपन करेंगे तो हमारे पास x की ये वैल्यू आती है। अगर x की ये वाली वैल्यू आ रही है, तो इसी तरीके से अगर मैं y कोऑर्डिनेट के लिए करूंगा, यानी कि इन दोनों साइड्स के डिफरेंसेस को लेके, तो हमारे पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और यही बेसिकली अपने पास में कोई भी एक पॉइंट है जो कि इंटरनली AB लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ जाए। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज भी अपने पास में हो सकते हैं कि अगर मान लो C मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है तो जितनी लाइन इधर है उतनी लाइन इधर है, जिसका मतलब दो बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि 1:1 के रेशियो में कर रहा है। जब 1:1 के रेशियो में कर रहा है तो m की वैल्यू भी 1, n की वैल्यू भी 1, दोनों की जगह रखोगे तो अपने पास में फाइनली ये आ जाएगा। ऐसे ही एक और डिवीजन होता है एक्सटर्नली, यानी कि हमारे पास इतनी लाइन सेगमेंट है, इसको
एक सी पॉइंट है, उसके द्वारा एक्सटर्नली डिवाइड किया जा रहा है। अब m/n के रेशियो में, यहां पे ध्यान रखना m/n का रेशियो मतलब सबसे पहले ये वाली साइड ये m हो जाएगी और ये n के बराबर होगी, यानी कि ये वाला रिलेशन अपने पास में आएगा AC बाई AB। ठीक है, यहां पे AB बाई BC नहीं कर देना है, क्योंकि डिवाइड करने वाला पॉइंट अपने पास में C है ना कि B। तो यहां पे सिंपल सा तरीका इसको याद करने का, जो पिछला फॉर्मूला हमारे पास में आ रहा था उस फॉर्मूले में n की जगह केवल -n से रिप्लेस कर दो। n को जैसे ही रिप्लेस करोगे तो तुम्हारे पास में x की वैल्यू ये आ जाएगी, y की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी कि घूम फिर के अपने पास में जो C पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट ये आ जाए। और फिर से यहां पे एक और चीज याद रखना कि अगर तुमको कभी m/n या फिर रेशियो कभी निकालना पड़े और उस रेशियो की वैल्यू कभी नेगेटिव आ रही हो, तो उसका सिंपल सा मीनिंग होगा कि वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, और अगर उस रेशियो की वैल्यू कभी पॉजिटिव आए तो वो डिवीजन जो है इंटरनल डिवीजन होगा। ये चीजें हैं, ठीक है। और यहां पे कुछ नहीं डिनोट करता है, इसका जो m/n का रेशियो है वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ केवल इन दो चीजों को ही डिनोट करता है कि कौन से टाइप का डिवीजन हो रहा है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो ट्राइंगल में आते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है अपने पास में सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास में ABC ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टिसेस A, B और C हैं, इन तीनों वर्टिसेस से मीडियन ड्रॉ करता हूं। अब मीडियन क्या होती है? मीडियन एक्चुअली में वो वाली लाइन है जिस लाइन पे वो पड़ती है, जैसे ये वाली लाइन जिस लाइन पे पड़ रही है BC पे, तो BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ऐसे ही ये वाली लाइन इसके सामने वाली लाइंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी और इधर भी इक्वल पार्ट्स में डिवीजन होगा। तो इन तीनों लाइंस का जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं सेंट्रॉइड। अब इसके कोऑर्डिनेट अगर अपन देखें तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं कि तीनों x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लो, ऐसे ही तीनों y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लो, जो कि आ कहां से रहा है कि अगर मैं ABC ट्राइंगल लूं और मेरे को पता है सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यानी कि D पॉइंट इस BC लाइन सेगमेंट का इंटरनल डिवीजन वाला पॉइंट है, जो कि इस लाइन सेगमेंट को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब 1:1 के रेशियो में डिवाइड करा तो x2 + x3/2, y2 + y3/2 ये आ गया। अब ये आ गया। अब अपने को यहां पे एक चीज पता होनी चाहिए कि सेंट्रॉइड जो है वो जो मीडियन है उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब हमारे पास में एक पॉइंट तो A है, एक पॉइंट D जो कि अभी हमने निकाला, G पॉइंट अपने को निकालना है जो कि 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, बस ये निकाल लो, तो फाइनली तुम्हारे पास में एवरेज आ जाएगा। जिसको सिंपल सा तरीका याद करने का कि x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज और y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज जो है वो सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है इन सेंटर। इन सेंटर की कहानी क्या है कि अगर अपने पास में एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी 3 वर्टिसेस हैं, तो तीनों वर्टिसेस से अगर मैं एंगल बाइसेक्टर, वो भी इंटरनल वाला, ठीक है, कि ये अंदर वाला एंगल है, इसको बाइसेक्ट करते हुए अगर तीनों वर्टिसेस से लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैं 2 से भी करूंगा तब भी वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आएगा, है ना। तो ये जो पॉइंट आता है इसको अपन बोलते हैं इन सेंटर। अब इसको निकालने का क्या तरीका है? इसको निकालने का तरीका है कि जैसे A है, ये B वर्टेक्स है, ये C हो गया। अब A के सामने वाली साइड की लेंथ को अगर मैं A बोल दूं, B के सामने वाली साइड की लेंथ को B बोल देता हूं, C के सामने वाली साइड की लेंथ को अगर मैं C बोल देता हूं, तो मेरे को इस A को इस x1 से मल्टीप्लाई करना है, इस B को इस x2 से मल्टीप्लाई करना है, इस C को इस x3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर A, B और C तीनों के सम से डिवाइड कर देना है। सेम ऐसा ही सिनेरियो y कोऑर्डिनेट के लिए भी करना है, और ये जो वैल्यू आएगी या कोऑर्डिनेट जो आएगा वो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ जाएगा। ऐसे ही इसका देखो डेरिवेशन भी होता है, लेकिन डेरिवेशन में उतना जाने का है नहीं, क्योंकि ये कभी यूजफुल होगा ही नहीं। मैक्स टू मैक्स तुम्हारे पास में ये वाला सिनेरियो होगा जिसमें वो वर्टेसेस दे रखा होगा। अब वर्टेसेस अगर तुमको दे रखे, साइड्स की लेंथ नहीं भी दे रखे, तो तुम यहाँ पे इन दोनों साइड्स की लेंथ भी निकाल सकते हो, तीनों के तीनों की लेंथ भी अपने पास में आ जाएगी। लेंथ आ गया तो काम खत्म ही हो गया। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। वैसे इसका डेरिवेशन कुछ इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर के फॉर्म में अपन इसको डिराइव करते हुए आगे तक चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एक्स सेंटर पे। एक्स सेंटर की बात करें तो क्या होता है
कि अपने पास में एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको अपन एक्स सेंटर बोलते हैं। मतलब कि अगर मैं यहां पे मेरे पास में एक ट्राइंगल ABC है, इस ट्राइंगल से किसी भी एक वर्टेक्स को ले लो, उसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और बाकी दोनों वर्टिसेस का एक्सटर्नल। देखो अगर यहां पे इस वर्टेक्स की बात करोगे B वाले के, तो इसका इंटरनल एंगल ये है, एक्सटर्नल एंगल ये वाला बाहर वाला, इनका बाइसेक्टर अगर मैं ड्रॉ करता हूं और ये जिस पॉइंट पे कट करता है इस पॉइंट को अपन एक्स सेंटर बोलते हैं। अब कोई जरूरी तो है नहीं हर बार ए का ही लेंगे, हम बी को भी ले सकते हैं। बी से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अपन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ए और सी से फिर एक्सटर्नल वाली होगी, तो I2 या एक्स सेंटर यहां पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर सी से इंटरनल करोगे तो एक एक्स सेंटर यहां पे आएगा। तो बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए अपने को 3 एक्स सेंटर मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस वर्टेक्स से हम इन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, जिसको निकालने का सीधा से फॉर्मूला, जिस वर्टेक्स से हम कर रहे हैं, जो भी अभी अपने पास में इन सेंटर का फॉर्मूला था उसमें आ जाओ, उसी को याद कर लो, है ना। अभी माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। और अगर मैं ए वर्टेक्स से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डाल रहा हूं, तो ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड की लेंथ और ए वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, इन दोनों को बस माइनस में लेना है। ऐसे ही वाई वाले के साथ कर देना है, तो एक सेंटर ये आ जाएगा एक्स सेंटर। और अगर मैं सेकंड वाले से कर रहा हूं, यानी कि बी वर्टेक्स से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो बी वाले को माइनस कर दो बस। ऐसे ही सी से, यानी कि थर्ड वाले से कर रहा हूं, तो सी को माइनस में कर दो, है ना। चाहो तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर ए है तो ए की जगह माइनस ए ले लेना है। अगर बी वर्टेक्स से इंटरनल बाइसेक्टर अगर अपन डाल रहे हैं तो बी स्मॉल बी की जगह माइनस बी ले लो, और अगर सी से डालते हो स्मॉल सी की जगह माइनस सी ले लो। सीधा सीधा अपने पास में एक्स सेंटर का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इसके बाद आता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का कहानी क्या है कि अभी फिर से कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल का वर्टेक्स अपने पास में है और तीनों वर्टेसेस से सामने वाली साइड पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप डालता हूं और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। यहां पे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगी, इसीलिए इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं बनाया भी वैसे जिससे क्लियरली तुमको दिख भी रहा है कि यहां पे ऐसा नहीं है कि सामने वाली साइड को इक्वल बाइसेक्ट कर रही। यहां पे बस मेन कहानी इतना सा है कि ये परपेंडिकुलर होगी इस लाइन के रेस्पेक्ट में, जिसका यूज अपने को काफी अच्छे से मिल जाएगा कि अगर वर्टिसेस दे रखे हैं, लाइन वगैरह की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। खैर ये चीजें आगे आएंगी। इसके बाद आता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर जैसे ही आता है कहानी बदल जाती है। अभी तक सारे के सारे पॉइंट्स के लिए अपन ट्राइंगल के वर्टिसेस को कंसीडर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम सरकम सेंटर की बात करेंगे तो ये एक्चुअली में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जो ट्राइंगल है। जैसे मान लो ये है और इसमें सारी की सारी, जैसे BC साइड है, BC साइड का मैं साइड का बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। वो वर्टेक्स से भी पास हो सकता है, नहीं भी पास हो सकता है। ऐसे ही AC लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ऐसे ही AB लाइन का बाइसेक्टर जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को अपन सरकम सेंटर बोलते हैं। अब इस सरकम सेंटर से अगर मैं किसी एक वर्टेक्स को कनेक्ट कर दूं, है ना, और उतनी डिस्टेंस लेके, या फिर ऐसा बोल लो कि इस सरकम सेंटर को मैं एक सेंटर की तरह कंसीडर करूं, इसको रेडियस की तरह कंसीडर करूं, तो एक सर्किल मैं ड्रॉ अगर करता हूं तो वो सर्किल एक्चुअली में ABC ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ पास हो। अब यहाँ पे कुछ चीजें भी हैं, जैसे अगर मान लो ट्राइंगल, हर बार तो ऐसा नहीं कि अलग अलग सिनेरियो रहेगा। अगर मान लो कभी तुमको दे रखा हो क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बेसिक कहानी जो 9th 10th में तुम लोग सर्किल वाले में, सर्किल चैप्टर में प्रॉपर्टी पढ़े भी होगे कि किसी भी सर्किल के डायमीटर को ले लो और फिर सर्किल पे कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो और उस पॉइंट को अगर तुम इन दोनों पॉइंट से कनेक्ट करते हो तो हर बार जो वो तीसरा पॉइंट था उस पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री ही बनेगा। और अगर ऐसा तुम्हारे पास में सिनेरियो आ रहा है तो इस पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है। जब इस पॉइंट पे राइट एंगल ट्राइंगल
सॉरी राइट एंगल बी वर्टेक्स पे अगर मेरे पास में बन रहा है, तो अब देखो ऑर्थो सेंटर की बात सुन लो। ऑर्थो सेंटर क्या होता था, सारे के सारे वर्टेसेस से राइट एंगल। तो ए से अगर मैं राइट एंगल ड्रॉ करूंगा तो कहां जाएगा, वो तो यहां पे आएगा। सी पॉइंट से राइट एंगल ड्रॉ करेंगे तो वो यहां पे आएगा परपेंडिकुलर, और बी से करोगे तो वो सामने वाली साइड पे जाएगा। तो तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये वाला पॉइंट हो गया। इसीलिए ये ऑर्थो सेंटर में जब भी अपने पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो तो ऑर्थो सेंटर उसका वो वाला वर्टेक्स होता है जिस पे राइट एंगल बन रहा। और यहां पे जो ये मिड पॉइंट है, जैसे अब अपने को क्लियरली दिख ही रहा है कि यहां पे ए बी लाइन का जो मिड पॉइंट है वो सर्किल का सेंटर होगा, और इसी सेंटर को अपन बोलते हैं सरकम सेंटर, क्योंकि ये ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ पास हो रहा है। और अगर अपने पास में कभी इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा हो जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो फिर चाहे सेंट्रॉइड हो, सरकम सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो, इन सेंटर, सब एक ही चीज होती है। तो कभी ऐसा हो क्वेश्चन में तुमको इक्विलेटरल टाइप का ट्राइंगल दे रखा है और तुमको इन सेंटर निकालने के बारे में बात करा, तो बेसिकली तुम सेंट्रॉइड निकाल दिए, काम खत्म, उतने में ही हो जाना है। और आगे चलते हैं। अब अगर मान लो अपने को कभी आइसोसेलस टाइप का ट्राइंगल दे रखा है, तो सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर सारे के सारे एक सेम लाइन में लाई करते हैं। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या रूल, मेथड, पॉइंट जो तुम बोलना चाहो वो होती है कि जनरली, ठीक है, जनरली मतलब कि हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात नहीं कर रहे, ठीक है, जनरली ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर कोलिनियर होते हैं, एक लाइन में लाई करते हैं, जहां पे जी जो है यानी कि सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर से बनने वाली लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये रिलेशन जेई के क्वेश्चंस को, पीवाईक्यूज को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इस तरीके से तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे ऑर्थो सेंटर दे रखा होगा, सरकम सेंटर दे रखा होगा, सेंट्रॉइड पूछ लेगा, या फिर सेंट्रॉइड देके सरकम सेंटर पूछ लेगा। ज्यादातर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको ये वाला रिलेशन नहीं पता होता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि अगर अपने को ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, 3 वर्टिसेस हमको दे रखी हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तुम लोग देखे होगे नोटबुक में। इसके अलावा एक और होता है जिसको कि स्टेयर मेथड बोलते हैं, जो 9th-10th में तुम लोग पढ़ते हो। सारे कोऑर्डिनेट, जैसे पहले फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को लिख दो, फिर सेकंड वाले को इसके जस्ट नीचे लिख दो, थर्ड वाले को इसके जस्ट नीचे लिख दो, और फिर से जो ऊपर लिखा है सबसे पहले उसको वापस से लिख दो। फिर उसके बाद में सबसे पहले इस तरीके से इन सबको मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर दो, और फिर लगा दो माइनस साइन, और फिर इन सबको मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर दो, और बाहर 1/2 से, क्योंकि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला जो है, और उसके बाद बाहर लगाना है मॉड। ये मॉड क्यों लगा रहे कि कभी ऐसा हो कि इसकी वैल्यू तुम्हारे पास में नेगेटिव आ जाए। अब इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो एरिया तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसी वजह से बाहर मॉड लगाना जरूरी है। लेकिन इन सबको याद करने की जरूरत है नहीं। हालांकि ये वाला थोड़ा सा अच्छा रहेगा क्योंकि आगे चल के पॉलीगॉन वगैरह अगर दे रखा है तो उसका एरिया निकालने में बहुत हेल्प अपने को हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी तुमको बोलूंगा ट्राइंगल का एरिया अगर तुमको निकालना है, डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज करो। डिटर्मिनेंट वाला मेथड क्या कहता है, कोई भी 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, पहले वर्टेस को लिखो, उसके बाद थर्ड कॉलम जो है वो ऐड कर दो, यानी कि पहले वर्टेस को लिख दिया, दूसरे को लिख दिया, तीसरे को लिख दिया, और एक एक्स्ट्रा कॉलम 1 1 1 का ऐड कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू निकाल लो, और जो वैल्यू आ रही है अगर नेगेटिव आ रही है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, वो आ गया ट्राइंगल का एरिया। ये बाहर वाला मॉड उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर वाला डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, जैसा कि मैं अभी बोल रहा था कि पॉलीगॉन वाला जो सिनेरियो है उसमें ये मेथड्स काफी हेल्प करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर तुमको ये सब फॉर्मूले नहीं भी पता है तो तुम यहाँ पे कोई भी पॉलीगॉन उठा के उसमें ट्राइंगल टाइप से बना लो, ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लो, जो कि अभी अपन ने फॉर्मूले देखे उनकी हेल्प से, और उनसे ही घूम फिर के ये भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाला मेथड जो मैं तुमको बोल रहा था कि स्टेयर केस वाला जो मेथड है वो पॉलीगॉन के लिए काफी अच्छा हेल्प करेगा। जितना वर्टेसेस पॉलीगॉन का दे रखा है सबको लिखते जाओ, और जिससे स्टार्ट किए हो स्टार्टिंग में उसको लास्ट में लिख भी देना। फिर एक बार इस तरीके से सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, फिर माइनस साइन लगाओ, फिर ब्रैकेट लगाओ, उस ब्रैकेट के अंदर अब ऐसे मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दो, और फिर बाद में 1/2 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देख लेना। इस तरीके से अपन किसी भी पॉलीगॉन का एरिया निकाल सकते हैं।
अब मेन कहानी आती है लोकस के बारे में कि लोकस क्या होता है। लोकस बेसिकली अपने पास में ये बोलना चाह रहा है कि हमारे पास में कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट का पाथ क्या होगा, वो पॉइंट किस तरीके से जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि क्या क्या कंडीशन दे रखी है। तो जब भी अपने को किसी पॉइंट के बारे में बात की जा रही है, उसके लोकस के बारे में, तो अपने को सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये कि क्या क्या कंडीशन दी, उसके बाद कैसे सॉल्व करना है। कि अपने को एक रफ स्केच ड्रॉ कर लो कि अगर मान लो बोल रहा है कि अपने पास में इस तरीके से पॉइंट मूव कर रहा है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहता है, तो वो पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव करेगा, जिसका मतलब वाई के पैरेलल वाली लाइन हो जाएगी। इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो जो दे रखी होती है वो अपने को हेल्प करती है लोकस फाइंड आउट करने में। तो जब भी अपन किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट को h, k मान लेंगे, फिर जो कंडीशन दे रखी है उसको अप्लाई कर दो, या रेस्ट्रिक्शंस जो दे रखे हैं उनको अप्लाई कर दो, और लास्ट में जब सब कुछ अप्लाई हो जाए तो h, k को रिप्लेस कर देना है x, y से। अब देखो थोड़ी थोड़ी चीजें और देख लेते हैं कि किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, उसको कैसे निकाला जाता है। मान लो मेरे पास में ये लाइन है, मैं जानबूझ के इसको ओरिजिन से पास नहीं कराया हूं क्योंकि ऐसा वो लाइन तो कहीं से ही पास कर सकती है ना। अब अगर अपने को ये पता है कि ये लाइन थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, अब ये थीटा एंगल अगर ये बना रही है तो फिर इस लाइन पे मैं कहीं पे भी इस वाली लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, चाहे यहां कहीं पे भी कर लो, जैसे मैंने ऊपर कर दिया येलो वाली, तो अब जो एंगल बनेगा वो भी थीटा ही बनेगा। जिससे फायदा अपने को क्या होगा कि अगर मान लो तुमको कोई दो पॉइंट इस लाइन पे लाई करने वाले दे रखे, तो तुम उसी के पॉइंट्स के पहले वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे वाले पॉइंट के साथ में इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। अब अपने को यहां पे स्लोप या इंक्लिनेशन निकालना है, जिसका मतलब होता है टेन थीटा की वैल्यू। अब ये टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो इसका परपेंडिकुलर ये वाली वैल्यू विच इज y2 माइनस y1, और इसका बेस ये वाली वैल्यू यानी कि x2 माइनस x1। तो यही अपने पास में टेन थीटा की वैल्यू आएगी, और यहीं से अपन बोलते हैं कि किसी भी लाइन का जो स्लोप है, और स्लोप बेसिकली ये हो गया कि किसी भी लाइन के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया हुआ एंगल के टेंजेंट की वैल्यू मतलब टेन थीटा की वैल्यू। तो ये अपने पास में यहां पे वैल्यू आ जाए। अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। तो स्ट्रेट लाइन बेसिकली क्या है, स्ट्रेट लाइन हमारे पास में एक पॉइंट का लोकस है। किस पॉइंट का, वो पॉइंट जिसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट आएगा, फिर चाहे उसमें कहीं पे भी तुम थीटा की वैल्यू देख लो। अब जैसे कि पहला, अब इस कई सारे टाइप की फॉर्म होती है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए, जिसमें सबसे पहली है पॉइंट स्लोप फॉर्म। और मैं यहाँ पे तुम लोगों को एक चीज और बोलूंगा, जब भी तुम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हो, निकालने की जरूरत पड़ रही है, दो चीजें माइंड में हमेशा फिक्स होनी चाहिए कि मेरे को देखना है स्लोप और एक पॉइंट। दो चीज चाहिए मेरे को किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, अपने को केवल दो चीजों से मतलब है, स्लोप और पॉइंट। अब जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो इसमें तो बेसिकली सीधा सीधा ये हो गया अपने पास में कि भाई हमारे पास में इस लाइन का स्लोप आ गया और इसकी हेल्प से ये वाली इक्वेशन अपन ने लिख दी है। काफी बेसिक सी है, बहुत टाइम से तुम लोग इसको पढ़े होंगे। वहीं पे अगर दो पॉइंट दे रखे हैं, अब जैसे ही दो पॉइंट दे रखे हैं, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। टेन थीटा की वैल्यू आ गई, स्लोप आ गया, एक पॉइंट इन दोनों में से कोई सा भी पकड़ लो, पॉइंट और स्लोप, लाइन की इक्वेशन खत्म। थर्ड वाला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कि अगर मान लो तुमको लाइन का स्लोप दे दिया जाए और फिर बोला जाए कि वाई एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट बना रहा है, अब यहां पे भी स्लोप पता है, दूसरा चीज माइंड में आना है पॉइंट। पॉइंट कहां से आएगा, इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे बना रहा है, कितनी डिस्टेंस पे बना रहा है, ऊपर साइड में बना रहा है, नीचे साइड में बना रहा है, मतलब 0, पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट मिल गया, स्लोप हमारे पास है ही, आ गया इक्वेशन, है ना। इन सब फॉर्मेट को याद करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में एक चीज फिक्स रखो, स्लोप एंड पॉइंट। अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में दे रखा है तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है कि अगर अपने पास में कोई भी यहां पे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं लाइन के, और फिर अपने को लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो एक पॉइंट को x, y मान लो, फिर x, y रख दो, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, और 1 1 1 का एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करके इक्वल टू 0 कर दो।
ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इस चीज को समझो। थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन पता होगा कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, जो अभी अपन ने बात की थी, तो मेरे को पता है 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट को रख के अपन इस तरीके से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा, ये तीनों पॉइंट एक्चुअली में एक लाइन पे ही लाई कर रहे हैं, जिसका मतलब ट्राइंगल बन नहीं रहा। तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0। ट्राइंगल का एरिया 0 होगा तो इसको इक्वल टू 0 कर दो, इक्वल टू 0 किया तो ये 1/2 चला गया 0 में, और हम पहुंच गए यहां पर। यहीं से आता है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब और आगे चलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब कि अगर मान लो कोई लाइन एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट बना रही, वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट बना रही, तो यहां पे भी सीधा पॉइंट और स्लोप से अपने को मतलब है। दिमाग में क्या आना चाहिए कि अगर इस पे बना रही है तो 0 से पास होगी, एक्स एक्सिस पे अगर इंटरसेप्ट बना रही है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है तो 0, बी से पास होगी। 2 पॉइंट मिल गए, इक्वेशन आ गई। फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ट्रिकी टाइप का फॉर्म है ये, है ना, परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म। इसमें बेसिकली क्या होता है कि वो अपने को बोल देता है हमारे पास में एक लाइन है, उस लाइन पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो p के इक्वल है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्चुअली में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है। अब अपने को इक्वेशन निकालनी है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये अगर अल्फा है, यहां से ये अपने पास में 90 माइनस अल्फा, ये 90 प्लस अल्फा, यहां पे बेसिकली 90 प्लस अल्फा आ जाएगा। मैं ये क्यों निकाला हूं, क्योंकि अपने को पता है जब भी लाइन की इक्वेशन निकालोगे, लाइन का स्लोप निकालोगे, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि है 90 प्लस अल्फा, तो ये हमारे पास में आ गया। तो स्लोप उस लाइन का आ जाएगा ये, जिसको लिख सकते हैं ये, जो एक्चुअली में इसके बराबर हो जाएगा। और इसको अपन सीधा सीधा यहां से इस रिलेशन पे आ जाते हैं कि अपने पास में ये पॉइंट आ गया, फिर सी वर्टेक्स अपन निकाल लेंगे, ठीक है। सी वर्टेक्स अगर मान लो अपन ने निकाल लिया तो फिर हमारे पास में ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। बट फिर भी मैं तुमको बोलूंगा ये सब करने की तुमको जरूरत नहीं है। आगे चल के जो कंसेप्ट तुम्हारे पास में आएगा कि भाई ये है ओरिजिन, ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसने दे रखे, कितने एंगल पे दे रखे वो छोड़ो, है ना। तो तुम यहां पे क्या कर सकते हो, तुम सी पॉइंट कैसे निकाल सकते हो कि लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन के लिए हम यहां पे कंसेप्ट लगा सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला, जो कि आगे आएगा, है ना। अभी उसको समझ लो, फिर उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। तो अब जैसे इसके अलावा ये तो परपेंडिकुलर नॉर्मल फॉर्म हो गया, जिसका इक्वेशन अपने पास में सीधा सीधा ये आ जाएगा। वैसे ये याद रहता है तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जहां पे p परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, अल्फा एंगल हो गया, तो काफी आसानी से लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन मैं उस टाइम पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाली चीज के बारे में बात कर रहा था, ये बेसिकली मैं ये बता रहा था कि होता क्या है कि अगर मान लो तुमको ये पता नहीं और किसी क्वेश्चन में बाकी और इंफॉर्मेशन दे रखी, बस तुम यहीं पे आके फंस गए हो, तो वैसी सिचुएशन में तुम डायरेक्ट कोई घुमा फिरा के कोई न कोई अप्रोच लगा के भी वहां तक पहुंच सकते हो। अब बात करते हैं जनरल फॉर्म की, तो मतलब किसी भी लाइन की इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में भी कन्वर्ट करोगे तो ये स्लोप हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया, है ना। और इसी को इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे भी इसको लिख सकते हो, घुमा फिरा के, वो बेसिक सी चीज है, ठीक। अब चलते हैं एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, विच इज कोलिनियरिटी, कि अगर मान लो अपने को बोल दिया जाए 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, जैसा कि अभी हम एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने में देखे थे जब डिटर्मिनेंट फॉर्म देख रहे थे। तो अगर मेरे पास 3 पॉइंट कोलिनियर, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, इस लाइन का जो स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप भी होगा, और वही पूरी लाइन का स्लोप भी होगा। तो तीनों पॉइंट्स की हेल्प से जो लाइंस बन रही हैं, लाइन सेगमेंट बन रही है, उन सबके स्लोप की वैल्यूज इक्वल होंगी। दूसरा, ये डिटर्मिनेंट वाला, किस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया 0 होगा अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो। फिर अगर ये तीनों पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं, तो अपन यहां पे एक और चीज बोल सकते हैं कि किन्हीं भी, देखो ये है कोलिनियरिटी वाला सीन, तो किन्हीं भी 2 साइड्स का सम किसी तीसरी साइड के तो इक्वल होगा। हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि किसका किसके इक्वल होगा, कोई भी पॉइंट कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि किन्हीं भी 2 का सम किसी तीसरे के इक्वल होगा, चाहे किसी के भी हो जाए। अगर वैसा सीन भी तुमको देखने को मिल जा रहा है लेंथ के बेसिस पे, तो भी अपन कोलिनियरिटी के बारे में बात कर सकते हैं।
वहीं पे और अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर इस तरीके से 3 पॉइंट कोलिनियर है तो कोई ना कोई एक पॉइंट बाकी 2 पॉइंट से बनी हुई लाइन सेगमेंट को किसी ना किसी रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। ये भी घूम फिर के वही वाला कंसेप्ट जो अभी अपन थोड़ी देर पहले देखे थे, ठीक है, कि इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन, उसके लिए तीनों पॉइंट्स को होना तो एक लाइन में ही पड़ेगा, तभी जाके हम ये कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर मान लो अपने को 2 लाइंस दे रखी हैं, तो अगर 2 लाइंस दे रखी हैं उनके बीच का एंगल, फॉर एग्जांपल ये वाला पूछ ले, अब यहाँ पे एंगल 2 होते हैं, एक तो ये वाला एंगल होगा, एक ये वाला एंगल होगा, इसके अलावा जो ये एंगल है थीटा, ये भी थीटा ही होगा, और ये एंगल सेम होगा। अब देखो, तो यहाँ पे दिक्कत यही होती है कि कौन सा एंगल पूछ रहा है कौन सा नहीं। अरे जब भी कुछ भी पूछ रहा है, एक एंगल एक्यूट होगा, दूसरा ऑब्ट्यूस होगा। तो इसीलिए हम टेन थीटा का जो ये वाला फॉर्मूला देखते हैं कि दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू दोनों लाइंस के स्लोप का डिफरेंस और ये वाला होता है। और इसमें इसी वजह से यहाँ पे मॉड भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि जैसे ही मॉड हटाओगे टेन थीटा की 2 वैल्यू, एक प्लस में एक माइनस में। अब जब प्लस में होगी तो एंगल एक्यूट होगा, और जब माइनस में होगी तो एंगल ऑब्ट्यूस हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है, फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं। फिर कुछ स्पेशल चीजें भी देख लेते हैं कि अगर मान लो अपने को 2 लाइंस दे रखी हैं और दोनों लाइंस पैरेलल है। सबसे पहली चीज तो अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो उनका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का तुमको दिखेगा, और यहाँ पे हो क्या रहा है कि केवल ये वाली वैल्यू डिफर कर रही है, बाकी दोनों ये वाले पोर्शन सेम है, जिससे अपन ये बोल सकते हैं दोनों का स्लोप सेम होगा। और वो कहाँ से आ रहा है? वो यहाँ से आ रहा है कि अगर 2 लाइंस पैरेलल है तो उन दोनों लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल कुछ नहीं, 0। तो अगर ये वैल्यू 0 है ना, तो ये 0 थीटा इक्वल टू 0 पे 0 आ रही है, तो ये 0 कब होगी, यानी कि ये 0 कब होगी, यही तो पूछ रहे हैं। ये 0 कब होगी? जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा। तो m1 माइनस m2 0 कब होगा? जब दोनों बराबर होंगे। जब दोनों बराबर होंगे तो यहां पे ये वाला सेगमेंट दोनों का बराबर हो जाएगा। ऐसे ही परपेंडिकुलर वाले सेन में बात करें तो परपेंडिकुलर के लिए थीटा 90 होगा, टेन थीटा 90 आ गया, तो अब अपने को डिनोमिनेटर को 0 करना पड़ेगा, जिसका मतलब 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 0, तो m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 यहां से आती है कि 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होता है। और जहां पे सीधा सीधा इस तरीके, अगर एक लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस c1 है तो दूसरी लाइन की इक्वेशन bx माइनस ए वाई प्लस c2। ये फॉर्मेट अगर तुम याद कर लोगे तो डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो, बिना फालतू की अननेसेसरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, x को a को b की जगह, b को a की जगह पे रख दो और a को माइनस a से रिप्लेस कर देना बस। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे कि अगर अपने को किसी भी एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि या तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर बोल रखी हो या बोल रखी हो x एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका सिंपल सा मीनिंग है ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन जो कि y इक्वल टू अल्फा के इक्वल होगी। ऐसे ही अगर कोई लाइन बोल दिया जाए कि वो y एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो वो ये वाली लाइन हो जाएगी जो कि हमेशा y एक्सिस के पैरेलल, यानी कि x इक्वल टू अल्फा a बीटा b थीटा जो तुमको लेना ले लो उसके बराबर। मेन चीज यहां पे कि अगर मान लो तुमको कभी बोल दिया जाए सरकम सेंटर निकालना, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहली चीज, सरकम सेंटर होता क्या है? साइड का बाइसेक्टर। तो इस वाली साइड पे कोई जरूरी नहीं है वर्टेक्स से पास हो, साइड से बाइसेक्ट कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में, इधर से कर दिया। अब अगर मेरे को ये दोनों पॉइंट्स पता है, इस लाइन की इक्वेशन पता है, 2 पॉइंट पता है तो लाइन की इक्वेशन पता है, लाइन की इक्वेशन पता है तो स्लोप पता है, अगर इसका स्लोप पता है तो उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप पता है, ये हो गया। अब ये दोनों पॉइंट अगर मेरे को पता है तो ये वाला पॉइंट भी पता है क्योंकि इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है, मिड पॉइंट है, और ये पॉइंट और इस लाइन का स्लोप अगर अपने को पता है तो b1 की इक्वेशन आ गई। सेम उसी तरीके से b2 की इक्वेशन भी अपन निकाल लेंगे इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से, और b1 और b2 का दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही अपना सरकम सेंटर हो जाएगा। ठीक है, इसका कुछ स्पेसिफिक ऐसा फॉर्मूला नहीं होता, डायरेक्ट इस मेथड से सरकम सेंटर तक हम पहुंचते हैं। उसके बाद ऑर्थो सेंटर की अगर बात करें, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर। तो अगर ये दोनों वर्टेक्स अपने को पता है, इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप पता है, तो इस वाली लाइन का स्लोप आ जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर ही है। अब इसका स्लोप आ गया, इसकी इक्वेशन चाहिए तो एक पॉइंट ये रहा और स्लोप हमारे पास है ही, तो लाइन की इक्वेशन आ गई। ऐसे ही बीई लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एसी लाइन का स्लोप पता है तो बीई लाइन का स्लोप आ गया, और पॉइंट अपने पास में बी है ही,
दोनों लाइंस की इक्वेशन आ गई, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो हमारे पास ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। फिर अब चलते हैं आगे कि अपने को अगर मान लो कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए जो किसी एक दूसरी लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रही, तो अगर मैं उस लाइन का, वही है घूम फिर के जो टेन थीटा का फॉर्मूला m1 माइनस m2 वाला था, वही चीज अपने को कर रहे हैं यहाँ पे कि अल्फा दे दिया तो अल्फा रख दिया, और एक लाइन जिसको ये पूछ रहा है उसका स्लोप हमको पता ही नहीं है, स्लोप को m मान लो, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी, तो खत्म हो गया। ऐसे ही अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अभी तक अपन ने जितना भी सिनेरियो देखा है वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट्स के बारे में। लेकिन किसी भी लाइन के पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और दूसरा फॉर्मेट होता है जिसको अपन पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, जहां पे बेसिकली हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब कि हमारे पास में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक फिक्स लाइन होती है, जैसे यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स लाइन है। अब इससे किसी एक थीटा एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं मूव करता हूं आर डिस्टेंस पे, तो मेरे पास में पी पॉइंट आएगा। अब ये पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स को हम आर और थीटा के रिस्पेक्ट में रखते हैं, यहाँ पे थीटा को जनरली रेडियन में लिखते हैं, तुम चाहो तो डिग्री में भी लिख सकते हो, है ना, और थीटा जिसको कि प्रिंसिपल सिचुएशन में, प्रिंसिपल एंगल की सिचुएशन में माइनस पाई से पाई के बीच में लिखते हैं, लेकिन उसके आगे भी लिखा जा सकता है, तो रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे होता क्या है कि अगर मान लो मेरे पास में इस तरीके का सर्कुलर सिस्टम है कि अगर मान लो अपने पास में पहला वाला ये है, जो ये सर्किल है 1 यूनिट रेडियस का है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा 1 कॉमा थीटा आ जाएगा, है ना। ऐसे ही ये वाला जो है 2 कॉमा थीटा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये वाला मान लो 5। और इस लाइन के द्वारा, एक सेकेंड, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के द्वारा मैं मान लेता हूं इस वाली फिक्स एक्सिस के साथ, फिक्स लाइन के साथ इतना एंगल बनाया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज विच इज 60 डिग्री। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो कि अगर 5 रेडियस का सर्किल यहां पे ड्रॉ हो रहा है, तो 5 यूनिट डिस्टेंस हो गई ओरिजिन से, यानी कि फिक्स पॉइंट से, और 60 डिग्री एंगल होगा। अब इसी को अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तुमको लिखना है तो तुम यहीं पे आ जाओगे। अब क्या, डिस्टेंस तो अभी भी 5 है, एंगल अब कितना हो जाएगा उस हिसाब से इसको अपन लिख देंगे। इसी को अपन इधर भी लिख सकते हैं एकदम अपोजिट ले जाके। अब इसको यहां पे दो तरीके से लिखा जा सकता है कि अगर तुम थीटा को माइनस पाई से पाई के बीच में ले रहे हो तो तुमको आर को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आर को नेगेटिव लेने का मतलब, वैसे आर तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव आ नहीं सकती, यहां पे नेगेटिव साइन उसकी डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है कि इनिशियली उस पॉइंट की जो डायरेक्शन थी उसके जस्ट अपोजिट वाली डायरेक्शन में अब हमारे पास वो पॉइंट है। तो -5 यहां पे बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, और एंगल जो है 60 डिग्री ले लो। चाहो तो तुम क्या कर सकते हो कि यहां पे आर की वैल्यू को 5 ही ले लो, और इस एंगल को देख लो तुम। अब इसका एंगल फिक्स एक्सिस के साथ ये वाला है, ये कितना एंगल है 60, तो वो था 180, ये हो जाएगा तो 240 भी यहां पे लिख सकते हैं, तब भी सेम ही आउटपुट अपने पास में आए। अब थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में और पोलर फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बीच में हम किस तरीके से रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो अगर मान लो अपने पास में x, y कोई कोऑर्डिनेट है, उसको r, थीटा में अगर अपन लिखना चाहते हैं तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो एक्चुअली में ये वाली वैल्यू है जो किसके इक्वल है, r cos थीटा के। ऐसे ही y की वैल्यू r sin थीटा के। और यहाँ पे अपने को क्लियरली दिख रहा है कि अगर दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो ये आता है जो उस सर्किल की फिक्स डिस्टेंस को रिप्रेजेंट भी कर रहा था। तो r की वैल्यू अपने पास यहाँ पे ये आ जाएगी। बेसिकली ये इनके बीच में रिलेशन, या ये वाला इनके बीच में रिलेशन अपने पास में होता है, ठीक है। तो हम यहीं से इसके फॉर्मेट को भी लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास में दो अलग अलग जगह पे इस तरीके से सिनेरियो दे रखा है, दो अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं, थीटा दे रखा है, तो x को अपन क्या बोल देंगे कि भाई x1 प्लस आर कॉस थीटा हो जाएगा, y अपना y1 प्लस आर साइन थीटा हो जाएगा, और यहीं से r के रेस्पेक्ट में इक्वेट करके अपन इसको एक लाइन की इक्वेशन का फॉर्मेट भी बना सकते हैं। ये काफी हेल्प तुम्हारी करेगी, ठीक है। अब यहीं पे इस फॉर्मेट में जैसे ये थी जिसमें थीटा को अपन -पाई से पाई ले रहे थे, तब भी इसकी इक्वेशन सही हो जाएगी, और r को फिर
नेगेटिव लेना पड़ेगा अगर हमारे पास में ये वाला सीन है, अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट को लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर तुम थीटा को कहीं पे भी ले रहे हो, यानी कि पाई से भी आगे ले रहे हो, जैसे कि 240 था तो 240 लोगे तो आर को पॉजिटिव ले लो, तो उससे क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये वैल्यूज फिर भी दोनों नेगेटिव हो जाएंगी, तो मल्टीप्लाई करोगे तब भी अल्टीमेटली नेगेटिव वाला ही सिनेरियो हमारे पास में मिलेगी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि अब अगर मान लो अपने से बोल दिया जाए कि कोई भी दो पॉइंट हैं वो लाइन के एक साइड में है या दोनों लाइन के अपोजिट साइड में, जैसे यहां पे या फिर यहां पे दिख रहा है अपने को सी और डी दोनों पॉइंट लाइन के एक साइड में है, यहाँ पे ए और बी दोनों अपोजिट साइड में है। तो इस चीज को कैसे चेक किया जाए, तो इस चीज के लिए सिंपल सा कहानी कि लाइन की इक्वेशन अपन ले लेते हैं। ठीक है, अभी ये सब जो झमेला दिख रहा है इस पर फोकस नहीं करना, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं। लाइन की इक्वेशन अगर मान लो मैंने ले ली, पहले मैं ये वाला केस देख रहा हूँ, ठीक है, तो हालांकि मैं देख दोनों ही रहा हूँ, इस केस से या इस केस से मेरे को क्या पता चल रहा है कि जो पी पॉइंट है या क्यू पॉइंट है उसके बारे में हम बात करें कि वो लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि पहले सिनेरियो में ये पी पॉइंट इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, दूसरे सिनेरियो में ये क्यू पॉइंट एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है। यही चीज अपने को देखनी है। अब ये जैसा कि मतलब बताया था जब सेक्शन फॉर्मूले की बात हो रही थी कि अगर हमको कभी रेशियो निकालने की जरूरत पड़े और रेशियो नेगेटिव आ जाए तो एक्सटर्नल डिवीजन को डिनोट करता है, पॉजिटिव आ जाए तो इंटरनल डिवीजन को डिनोट करता है। तो अगर मैं तुमसे यहां पे बोलूं कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे तो ये हो जाएंगे। अब अपने को पता है कि ये पी पॉइंट एक्चुअली में इस लाइन पे लाई करेगा, तो लाइन में पुट कर दिया। अब ध्यान से देखते जाना, जैसे ही लाइन में पुट किया तो एल लैम्बडा प्लस 1 को अपन एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया तो अपने पास में ये वाला सीन आ गया। ठीक है, ये लैम्बडा के साथ में ये सब आ रहा है, तो यहां से मैं लैम्बडा की वैल्यू अगर निकालूं तो ये मेरे पास में आ रहा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अभी केवल फर्स्ट वाले केस की, ए और बी पॉइंट की। तो अपने को पता है कि पी पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, जिसका मतलब लैम्बडा की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। जब लैम्बडा की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, इसके आगे साइन नेगेटिव लग गया तो ये वाली जो वैल्यू है इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, है ना। जब ये नेगेटिव होगी इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन इनिशियली थी उसमें मैंने बी पॉइंट पुट कर दिया इस लाइन में, और दूसरे वाली ये क्या है, ये बेसिकली लाइन की जो इक्वेशन थी उसमें ये वाला पॉइंट पुट कर दिया। तो अगर ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव कब आएगा, जब या तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाए या नीचे वाला नेगेटिव हो जाए, है ना, या फिर ऊपर वाला नेगेटिव एंड नीचे वाला दोनों अपोजिट साइन के होंगे तभी जाके नेगेटिव आएगा। जिसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो अपने पास लाइन की इक्वेशन थी उसको सबसे पहले तो राइट साइड में केवल इक्वल टू 0 करो, उसके बाद दोनों पॉइंट्स को पुट कर दो, ए और बी को। जब दोनों पॉइंट्स को पुट कर दो और जो वैल्यूज आ रही हैं उन दोनों वैल्यूज को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और आउटपुट नेगेटिव आया तो हम बोल देंगे कि वो जो पॉइंट है ए और बी एक्चुअली में लाइन के अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं। ऐसा ही सेम सिनेरियो क्यू पॉइंट के लिए भी हम कर लेते हैं। ठीक है, क्यू पॉइंट के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि लैम्बडा की वैल्यू इतनी आई। अब हमको यहां पे क्यू पॉइंट के रेस्पेक्ट में पता है क्यू पॉइंट वही है। ठीक है, सी और डी एक ही साइड में है, जिसका मतलब यहां पे जो लैम्बडा इस टू 1 का रेशियो होगा ये नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है क्यू पॉइंट। जब ये रेशियो नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव है ही, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों का साइन सेम हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। तो जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा तो अपन बोल देंगे कि वो जो दो पॉइंट हैं वो लाइन के एक साइड में लाई कर रहे हैं, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर नेगेटिव आएगा तो अपन बोल सकते हैं दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में लाई करते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में कि अगर मान लो अपने को कभी बोल दिया जाए कि एक पॉइंट है, एक लाइन है, इस पॉइंट की इस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस बताइए, शॉर्टेड डिस्टेंस बताइए। जब भी इस तरीके की टर्म्स का यूज कर रहा है बेसिकली वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि अगर इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस तो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, इधर भी कहीं पे भी चलते जाओ, है ना। जैसे जैसे ऐसे जाते जाओगे तो डिस्टेंस तो बढ़ती जाएगी, अपने को मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम होती है परपेंडिकुलर वाले। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे अपन निकाल सकते हैं, क्यू पॉइंट जो अभी अपन ने देखा था पोलर वाले केस में, ठीक है, उसी केस को अपन यहाँ पे लेके आ गए हैं और यहां से x की वैल्यू अपन निकाल ली, x और y। ठीक है, अगर ये x और y की वैल्यूज अपन ने यहाँ पे निकाल ली हैं तो अपने को यहाँ पे
ये वाला फॉर्मेट मिल रहा है। इस फॉर्मेट की हेल्प से अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर एंगल थीटा है तो जैसे कॉस थीटा, साइन थीटा, इन सब की वैल्यूज के बारे में बात हो रही है, तो अपने पास में यहाँ पे इसका स्लोप जैसे -b/a, तो ये अपने पास में आ जाएगा और ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज निकाल के उन दोनों को इधर पुट कर सकते हैं। जैसे ही हम इनको पुट करेंगे तो हमारे पास में पॉइंट आ गया Q, और हमको पता है कि Q पॉइंट जो है वो एक्चुअली में लाई करता है इस लाइन पे, तो लाइन में पुट कर देंगे। लाइन में जैसे ही पुट करोगे तो सिंप्लीफाई करके हम यहां तक पहुंचते हैं। तो बेसिकली ये आता है ना। अब इतना डेरिवेशन तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? पॉइंट है, लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, पॉइंट को लाइन में डालो। देखो पॉइंट को लाइन में डाल दिए, डिवाइड कर दो किससे? ये जो लाइन के एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं इनके स्क्वायर कर दो, सम कर दो, रूट लगा दो। यही हो रहा है यहाँ। और बाद में मॉड लगाना मत भूलना, कभी कभी क्वेश्चंस में वो डिस्टेंस दे देता है, यहाँ पे कोई वेरिएबल मिसिंग होता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस मॉड को जाते हैं भूल, जिसकी वजह से वैल्यूज यहाँ पे एक आती है जो कि एक्चुअली में दो आनी चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में बहुत सारे लोग हर साल फंसते हैं, तो इससे बच के रहना थोड़ा सा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला, जैसा कि अभी हमने डिस्टेंस के लिए किया। तो ये कह रहा है कि ये क्यू पॉइंट क्या होगा। तो क्यू पॉइंट को निकालने का भी सीधा सा तरीका, यहाँ पे भी डेरिवेशन में नहीं जाना है, हो गया है ना। हम क्या करेंगे कि हमारे पास में ये है x माइनस x1/a इक्वल्स टू y माइनस y1/b इक्वल्स टू माइनस, फिर इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दो, और अब रूट नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पे माइनस आएगा और यहां पे रूट नहीं आएगा। और ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि क्यू पॉइंट हो गया। अब अगर मिरर इमेज पूछ ले, मिरर इमेज पूछेगा तो केवल यहां पे बस देखो, इसमें और इसमें क्या फर्क है कि यहां पे केवल माइनस साइन है, यहां पे उस डिस्टेंस को ऐसे भी समझ सकते हो कि अब इस डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस दुगनी हो गई ना पहले के कंपैरिजन। फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो यहीं तक था, अब डिस्टेंस दुगनी हो गई, दुगनी हो गई तो दो लगा दी। तो ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर या मिरर इमेज निकालने के लिए, जो कि अपन वहां पे पी डिस्टेंस वाला बात कर रहे थे। ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन पर डाला जाता है, उसको सिनेरियो जो चल रहा था उसमें ये वाले कंसेप्ट का अपन काफी आसानी से यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे करना क्या है कि सबसे पहले इस पॉइंट को लाइन में पुट करेंगे, एक्स और वाई को भी ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे माइनस साइन के साथ, फिर इस वैल्यू को इसके इक्वेट कर दो और एक्स की वैल्यू निकाल लो, फिर इस वैल्यू को इसके इक्वेट कर दो, वाई की वैल्यू निकाल लो। यहां पे एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो एक्चुअली में क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और ये जो x1 y1 है ये p पॉइंट है, और ये जो a और b है ये यहां से आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा, यही सेम सिनेरियो इस वाले में फॉर्मूले में भी है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि अगर अपने को कुछ स्पेसिफिक टाइप की कंडीशंस दे रखी होती है, ज़्यादातर ऐसा अपने पास में जेईई मेंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलता है कि अपने को दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे देगा और एक वर्टेक्स दे रखा है, तो क्वेश्चन में किस तरीके से अप्रोच किया जाए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है मतलब उस लाइन की इक्वेशन दे रखा है, वर्टेक्स दे रखा है, यानी कि मान लो ए वर्टेक्स अपने को दे रखा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमको दे रखा है। अब हमको यहाँ पे अगर इक्वेशन निकालना है सामने वाली साइड का, कुछ भी सिनेरियो अपने को करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अपने को पता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, अगर ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो ए पॉइंट अपने को दे रखा, तो ए पॉइंट का ही तो मिरर इमेज है बी, है ना। अब ये भी साइड की बाइसेक्टर है, जिसका मतलब ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो इस पॉइंट का ही मिरर इमेज है ये। अगर मैं मिरर इमेज का कंसेप्ट लगा दूं तो बी पॉइंट भी मिल गया, सी भी मिल गया, और तो फिर तो इक्वेशन आई गई, क्योंकि किसी भी इक्वेशन के दो पॉइंट मिल गए। अपने को क्या ध्यान रखना है, पॉइंट और स्लोप, तो हो गया काम खत्म। ऐसे ही अगर मान लो कभी तुमको दो एंगल बाइसेक्टर अब दे रखे हो और एक वर्टेक्स, यानी कि ए वर्टेक्स दे रखा है, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। अब क्या होगा, सिंस ये एंगल बाइसेक्टर है तो अपन यहां पे बोल सकते हैं इस लाइन पे ए जो वर्टेक्स है उसका मिरर इमेज यहां पे आएगा, जो कि इस BC लाइन पे कहीं पे भी पड़ेगा, ठीक है। मैं मान लेता हूं बी डैश पे पड़ेगा। ऐसे ही इस वाली लाइन पे, यहां पे इस वाली लाइन पे ए पॉइंट का मिरर इमेज उसके रेस्पेक्ट में यहां पे आएगा।
अब अगर मेरे को बी डैश सी डैश मिल जाए, है ना, तो 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए, तो इतनी सी लाइन की इक्वेशन है। अब चाहे इतनी लाइन की इक्वेशन निकालो या इतनी की, बात तो बराबर ही है, ऐसे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पे दोनों सीन हो जाएगा। ऐसा केस भी अपने पास में हो सकता है कि 2 मीडियन दे रखी हो और एक वर्टेक्स दे रखी हो। तो 2 मीडियन अगर दे रखे हैं इस तरीके से, जो कि सामने वाली साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो अपन यहां पे क्या कर सकते हैं कि कोई भी अपन यहां पे, जैसे बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट को अपन यहां पे क्या ले सकते हैं कि मेरे पास में L1 लाइन दे रखी है। ध्यान देना, अगर मेरे पास L1 लाइन दे रखी है तो इसकी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होगी। मैं क्या करता हूं, इस कोऑर्डिनेट को इस तरीके से भी कोऑर्डिनेट मान लेना स्ट्रेट लाइन में काफी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। जैसे अगर मान लो अपने पास में x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, मेरे को b कोऑर्डिनेट मानना है, ये L1 की इक्वेशन है, ठीक है। L1 लाइन b पॉइंट से भी पास हो रही है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ पे अगर बोल दूं कि इसका x कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस 1, जिससे कि ये सिंगल वेरिएबल के सिनेरियो में चीजें कन्वर्ट हो गई हैं। अब अगर ये हो गया तो अब अपने को क्या पता है, अपने को एक और चीज पता है कि ये मिड पॉइंट है, ए बी लाइन का ए पॉइंट अपने को दे रखा है, बी पॉइंट मैंने अभी यहां से निकाला, और इन दोनों का मिड पॉइंट अगर ये है तो मिड पॉइंट निकाल लो, तो जिससे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू आ गई तो फिर ये मिड पॉइंट भी अपने पास में आ जाएगा, मिड पॉइंट अपने पास में आ गया। ऐसा कर लो, मिड पॉइंट कहां से आ जाए, अभी नहीं आएगा मिड पॉइंट एक्चुअली। जब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट अपन निकाल लेंगे तो अल्फा के टर्म में ई पॉइंट बन जाएगा। जब ये बन गया तो इसको L2 लाइन में पुट कर दो। जैसे L2 लाइन में पुट करोगे तो तुम्हारे पास अल्फा के टर्म में एक इक्वेशन आएगी, जिससे कि अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू आ गई, कहानी खत्म हो गया, बी पॉइंट आ गया, बी पॉइंट आ गया, ई पॉइंट आ गया। इसी तरीके से ये कर सकते, ठीक। और आगे चलते हैं कि अगर मान लो अपने को 2 पैरेलल लाइंस दे रखे, उनके बीच की डिस्टेंस के बारे में बात किया जाए, तो दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस, सबसे पहली चीज तो कैसे देखोगे, इतना वाला पोर्शन दोनों में सेम होना चाहिए, तो दोनों के ये का डिफरेंस डिवाइड बाय ये। लेकिन यहां पे ध्यान क्या रखना है कि लाइन सेम फॉर्मेट में होनी चाहिए, कि अगर मान लो एक लाइन तुमको यहां पे दे रखी हो ये, और दूसरी लाइन तुमको यहां पे दे रखी हो ये, तो अब तुम 6 माइनस 2 नहीं करोगे, सबसे पहले x और y के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे, यानी कि पहले इसको x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे, तब जाके इन दोनों को अपन सॉल्व करें, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं एंगल बाइसेक्टर के बारे में, कि अगर मान लो अपने को L1 और L2 दो लाइंस दे रखी हैं और मेरे को 2 बाइसेक्टर्स की इक्वेशन चाहिए, या बाइसेक्टर्स अपने को निकालने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों बाइसेक्टर हैं, तो एक एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करेगा, एक ऑब्ट्यूज को करेगा, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमको यहां पे क्या करना है, हम इस किसी भी इस लाइन पे मान लेता हूं कोई भी एक पी पॉइंट है, अब पी पॉइंट का लोकस निकाल रहे हैं, वही तो है ना। जब लोकस अपन निकाल रहे हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, इस पी पॉइंट से इस लाइन की शॉर्टेड डिस्टेंस और इसकी शॉर्टेड डिस्टेंस दोनों बराबर होंगी, क्योंकि अपन यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलर ट्राइंगल वाला कंसेप्ट लगा देंगे, जिससे पी ए इक्वल्स टू पी बी आएगा। जब पी ए इक्वल्स टू पी बी आएगा तो पी पॉइंट का ए लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, लाइन में पुट कर दिया और ये कर दिया, और पी पॉइंट का L2 पे तो इसमें पुट कर दो और इसको इक्वल कर दो, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, या फिर मत करो, है ना, मत करो। और फिर क्या करेंगे, h कॉमा k को x कॉमा y से रिप्लेस कर दो, ये अपने पास में आ गया। अब ये अगर मेरे पास में आ गया तो डबल मॉड वाला सिनेरियो है, जिसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक साइड में प्लस माइनस लगा दो, काम खत्म हो जाना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो वैसे पूछ लेता है कि इनमें से एक्यूट की कौन सी होगी, ऑब्ट्यूज की कौन सी इक्वेशन होगी, तो जिसके लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले दोनों लाइंस जो L1 L2 हैं, जिनके रेस्पेक्ट में हम चीजें देख रहे हैं, उनके x वाली टर्म, सॉरी उनकी कांस्टेंट वाली जो टर्म है, उसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाओ। कि अगर मान लो यहाँ पे कहीं -2 लिखा है तो इसको प्लस कर देना है, चाहे आगे वाली टर्म माइनस में क्यों ना हो जाए। बेसिकली अगर वो माइनस है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस है तब तो कुछ करना ही नहीं है। जब इतना कर दें उसके बाद x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन और y के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का सम कर देना है, और अगर सम पॉजिटिव आता है तो यहां पे प्लस साइन के साथ लेके जब सॉल्व करोगे तो ऑब्ट्यूस एंगल की इक्वेशन आएगी, और
माइनस साइन के साथ लेके सॉल्व करोगे तो एक्यूट की आएगी। वहीं पे अगर यहाँ पे दोनों का सम नेगेटिव आता है तो माइनस साइन के साथ लोगे तो ऑब्ट्यूज की इक्वेशन आएगी, और प्लस साइन के साथ में लोगे तो एक्यूट की इक्वेशन हमारे पास में आएगी। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन के जो मेजर सिनेरियोज हैं, जो जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, उन सबको अपन काफी इजीली कवर यहाँ पे किए हैं। और अगर इतना समझने के बाद अब तुम कुछ क्वेश्चंस इसके पीवाईक्यूज वगैरह लगाओगे, वैसे चाहो तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी, वहां पे भी काफी सारे पीवाईक्यूज हैं, उन सबको चेकआउट करोगे तो लगभग हर चीजें तुमको समझ में आने लगेंगी।